दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य भारत के मध्यकालीन इतिहास की वो कड़ी है जिसे इतिहासकारों द्वारा ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ज्यादातर इतिहासकार दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत को ही भारत का मध्यकालीन इतिहास बताते हैं, मगर उस वक्त के दक्षिण क्षेत्र में बसे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास भी लगभग इन्हीं के बराबर था। गौरतलब है कि इस साम्राज्य के किसी भी शासक ने दिल्ली के खिलाफ कभी भी अटैकिंग मोड नहीं अपनाया। वे हमेशा एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी और सुलह की नीतियों पर चलते रहे। शायद यही वजह है कि उनका इतिहास केवल कागज पर ही दर्ज रहा, मगर उस वक्त के आधुनिक बाहरी आक्रमणकारियों के बीच खुद का साम्राज्य स्थापित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। लिहाजा विजयनगर साम्राज्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना कि उत्तरी रियासतों का। तो क्या थी इस विजयनगर साम्राज्य की कहानी, किसने रखी थी इसकी नींव और कैसे हुआ इतने बड़े साम्राज्य का पतन, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। विजयनगर साम्राज्य की कहानी शुरू होती है दो भाइयों से जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई अपनी शुरुआती दौर में काकतीय राजवंश के सामंत हुआ करते, जो आगे चलकर कंपिल राज्य के मंत्री बने। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर राज था तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भारत के दक्षिणी क्षेत्र तक जा भिड़ी थी, मगर फिर भी दक्षिण में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो सुल्तान की छत्रछाया में अपना राजपाट चला रहे थे। दक्षिण में बसा कंपिली राजवंश भी इन्हीं में से एक था। एक दिन कंपिला के राजा ने मोहम्मद बिन तुगलक के एक दुश्मन बहारुद्दीन गुरशस्प को शरण दी थी। ऐसे में सुल्तान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बिना किसी देरी के कंपिला पर आक्रमण किया। ये हमला इतना जोरदार था कि इससे कंपिला की सेना कुछ ही घंटों में परास्त हो गई। सुल्तान ने लूट के साथ साथ कंपिला के कई सैनिकों को भी अपना गुलाम बनाया, जिसमें हरिहर और बुक्का भी शामिल थे। दिल्ली ले जाकर इन्हें इस्लाम धर्म में दीक्षित किया और उन्हें तुगलक वंश की सेना में जागीरदार का पद देकर सेना का अहम हिस्सा बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का की सैन्य रणनीति से भली भांति वाकिफ थे। शायद यही वजह है कि पकड़े जाने पर भी उन्होंने उन दोनों भाइयों को मारा नहीं, बल्कि अपनी सेना में वही मान सम्मान दिया जो उन्हें कंपिला में मिलता था। हालांकि हरिहर और बुक्का के लिए चीजें बदली नहीं, वे वहां भी मंत्री थे और यहाँ पर भी मंत्री ही बने रहे। बस फर्क इस बात का था कि अब वे हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान थे। शायद इसी वजह से जब उन्हें मोहम्मद बिन द्वारा दक्षिण में मच रहे होयसल के विद्रोह को रोकने भेजा, तब उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए एक शुद्धि प्रक्रिया के तहत इस्लाम धर्म का परित्याग किया और फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया। तुगलक वंश के खिलाफ उठाया गया ये छोटा सा कदम उन दोनों भाइयों के लिए कारगर साबित हुआ, जहां दोनों ने अपने गुरु माधव विद्यारण्य और उनके भाई सायन की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो आने वाले दौर में लगभग 303 सालों तक भारत के दक्षिणी छोर पर राज करेगी। चलिए जानते हैं अब विजयनगर साम्राज्य में राज करने वाले राजवंशों के बारे में। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने राज किया: संगम वंश, सुलुव वंश, तुलुव वंश और अराविदु वंश। संगम वंश ने विजयनगर पर 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया। इस वंश के पहले शासक थे इन दोनों भाइयों में से बड़े भाई हरिहर। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। यही वजह है कि उन्होंने भी अपने साम्राज्य को नाम दिया संगम साम्राज्य। हरिहर के शासनकाल के दौरान विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती। यहाँ से वे अपने साम्राज्य का कार्यभार देखा करते। उन्होंने 1352 और 1353 के दरमियान मुदोरे पर विजय प्राप्त कर ली थी, लिहाजा लोगों द्वारा उन्हें समुद्रगुप्त के आधिपति के नाम से नवाजा जाने लगा। अपने 20 सालों के कार्यकाल में जब 1356 में हरिहर की मृत्यु हुई, तब उनके छोटे भाई बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को संभाला। बुक्का जब विजयनगर की गद्दी पर विराजमान हुए, तब उनका साम्राज्य समुद्र की तीनों तटों को छू रहा था। यही कारण है कि उन्हें लोगों द्वारा 3 समुद्र का
स्वामी कहा गया। यही वो दौर था जब विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण में पनप रही बहमनी सल्तनत से टक्कर लेनी पड़ी। उस वक्त इन दोनों साम्राज्यों के बीच एक दुआब हुआ करता, जिसे रायचूर दुआब कहा करते। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस दुआब का मतलब क्या है। दुआब उस क्षेत्र को कहते हैं जो दो नदियों के संगम के बीच बसा होता है। बहमनी और विजयनगर के दरमियान भी इसी को लेकर मनमुटाव था। मगर फिर भी सवाल ये उठता है कि ये दोनों राज्य एक दूसरे के खिलाफ इस छोटी सी जगह के लिए आखिर क्यों लड़ रहे थे। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच बसे उस छोटे से रायचूर दुआब में उपजाऊ जमीन के साथ साथ लोहे और हीरो के भी भंडार थे। यही वजह है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हमेशा इस इलाके को लेकर दुश्मनी बरकरार रही। राजा बुक्का केवल सैन्य रणनीति में ही नहीं बल्कि वैदिक शास्त्रों में भी पारंगत थे। उन्होंने वैदिक मग्ग प्रवर्तक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके बाद उन्हें वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि से भी नवाजा गया। उनकी मौत के बाद संगमवंश की गद्दी पर राज आया हरिहर द्वितीय का। हरिहर द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य पर 1377 से लेकर 1404 तक राज किया। ये विजयनगर के इकलौते ऐसे शासक थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो उपाधियों से खुद को नवाजा था। हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराजाधिराज और बाद में राज परमेश्वर नामक उपाधियों को धारण किया। उनके बाद शासन आया देवराज प्रथम का, जिन्होंने 1406 से लेकर 1422 तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। उन्होंने अपने दौर में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया, जिससे साम्राज्य में होने वाली पानी की समस्या से निजात मिली। इन्हीं के शासनकाल में इटली के मशहूर यात्री निकोलो कोटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देवराज प्रथम के बाद संगम वंश में कितने शासक आए और चले गए, मगर उनकी गिनती एक सामान्य राजा से बढ़कर और कुछ भी नहीं थी। संगम वंश के बाद दौर आया सालू वंश का। इस वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर 1485 से लेकर 1505 तक राज किया। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी, जिसने संगम वंश को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया था। हालांकि सालू राजवंश का इतिहास बहुत छोटा है, क्योंकि इस वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर केवल 20 वर्षों तक ही राज किया था। सालू वंश के बाद शासन आया तुलु वंश का। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा 1505 में की गई थी। हालांकि इस वंश को वीर नरसिंह के नाम से नहीं बल्कि इस वंश के तीसरे शासक राजा कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय समूचे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुआ करते थे। उन्होंने अपने दौर में अमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रशासकीय नीतियों और उनके राजनीतिक विचारों का वर्णन किया गया है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान और कवि रहा करते, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता। तेनालीरामन जैसे विद्वान व्यक्ति भी इसी गुट का हिस्सा थे। आगे चलकर मुगलों के तीसरे बादशाह अकबर ने भी इसी प्रथा का अनुकरण करते हुए अपने दरबार में कुछ विद्वानों का गुट बनाया। फर्क सिर्फ इतना था कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान हुआ करते और अकबर के दरबार में 9, जिन्हें नवरत्न कहा जाता। खैर, कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने दरबार में कुछ मुस्लिम सरदारों को भी रखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को दक्षिण का सबसे शक्तिशाली सम्राट बताया है। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय और सदाशिव तुलव वंश के प्रमुख शासक हुए। सदाशिव के शासनकाल के दौरान ही 1565 ईस्वी में तलीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना को 4 बहमनी राज्य बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर हराया था। लिहाजा इसके बाद विजयनगर का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया। हालांकि अपने पतन के दरमियान भी इस साम्राज्य पर अराविदु वंश ने राज किया। ये वंश विजयनगर पर राज करने वाला आखिरी वंश था, जिसकी स्थापना 1570 में तिरुमल नामक एक व्यक्ति ने की थी। वेंकट द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को चंद्रगिरी में स्थापित किया था। हालांकि इनके बाद इस साम्राज्य का पतन हुआ, जो इस वंश का ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का पतन कहलाया गया। तो ये थी कहानी विजयनगर साम्राज्य की।
गौरतलब है कि मध्यकालीन इतिहास को केवल मुस्लिम शासकों तक ही सीमित रखा गया है, मगर इसी दौर में लगभग 300 वर्षों तक राज करने वाले एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य भी इसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, जिस प्रकार अकबर के दरबार में एक बुद्धिजीवी दरबारी थे जिनका नाम था बीरबल, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में भी राजा कृष्णदेव राय के शासन के दौरान एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपको उस बुद्धिमान दरबारी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।